बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से जिसके कब्ज़े में मेरी और आपकी जान है। वतन अज़ीज़ और दयार गैर में बसने वाले तमाम ही पाकिस्तानियों को एजेंडा ऑफ द डे से सिद्दीक सरवर का सलाम। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि इंसान को उतना ही अता किया जाता है जितने की वो सही करता है। कोशिश शायद एक छोटा वर्ड है, लेकिन इंसान अगर चाहे तो इस पूरी दुनिया को एक दरियाफ्त कर सकता है। जिस तरह से अल्लाह पाक ने फरमाया, अल्लाह पाक ने इंसान को कोशिश करने के बाद, सही करने के बाद वो तमाम चीज़ें अता की जिसकी उसने कोशिश की। देखना यह है कि इंसान अपनी बॉडी के ऊपर, अपने जिस्म के ऊपर कितनी ज़्यादा अपना इख्तियार रखता है। लोगों के बारे में हम बहुत कुछ सोचते हैं, लोगों के बारे में एनालिसिस करते हैं, पूरी दुनिया के बारे में पढ़ते हैं, पूरी दुनिया के बिजनेसेस और पूरी दुनिया को दरियाफ्त करने के लिए उसके ऊपर हम लोग रिसर्च करते हैं। क्या इंसान अपनी बॉडी के ऊपर, अपने जिस्म के ऊपर भी कोई इस तरह का इख्तियार रखता है? किस तरह से अपनी बॉडी को इस्तेमाल में लाया जा सकता है? अपनी सोचों के ऊपर या अपने आप के ऊपर किस तरह से काम किया जा सकता है? दुनिया इस वक्त ग्लोबल विलेज बन गई है। आप कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे बैठे हुए पूरी दुनिया घूम सकते हैं। तो क्या अपनी बॉडी के बारे में भी एनालिसिस कर सकते हैं कि इस वक्त जो माइंड साइंसेज है वो किस तरह से काम कर रही है? इंसान की बॉडी का सबसे सुप्रीम अथॉरिटी लीडर कौन है, दिल या दिमाग? इसके ऊपर आज हम बात करने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली इंसानी बॉडी को चलाने के लिए, इंसानी बॉडी को बुरुएकार लाने के लिए इसकी जो बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं उसको हम किस तरह से ले सकते हैं और नेगेटिव एनर्जीज़ जो हैं उसको हम किस तरह से अपनी लाइफ से निकाल सकते हैं। कहा यह जाता है कि मेंटोर आपकी लाइफ की कोचिंग करके, आपके लाइफ कोच जो होते हैं वो आपकी ज़िंदगी को तब्दील कर सकते हैं। लेकिन क्या हमने कभी लाइफ कोचिंग की ज़रूरत महसूस की? क्या कभी हम यही सोचते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे? इस एज में आके मुझे लाइफ कोचिंग की ज़रूरत है, मुझे बिज़नेस कोचिंग की ज़रूरत है। तो इसके ऊपर पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। क्या पाकिस्तान के अवाम या पाकिस्तान के लोग इसको इस तरह से समझते हैं? क्या ये भी कोई ज़रूरी चीज़ है? आज इसके ऊपर हम बात करने की कोशिश करेंगे और ये भी देखेंगे कि लाइफ कोचिंग बेसिकली बच्चों में होनी चाहिए, बड़ों में होनी चाहिए, जवानी में होनी चाहिए। जिस तरह से हम कैरियर काउंसलिंग की बात की जाती है, जिस तरह से बचपन में बच्चों को जब स्कूल भेजा जाता है तो एक उस्ताद उसका अच्छा मेमार साबित होता है या नहीं, इसी तरह से लाइफ कोच जो होता है वो आपकी लाइफ को किस तरह से तब्दील करता है। आज इसके ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। आज मेरे साथ दो मोतबर शख्सियात मेरे साथ स्टूडियो में शामिल गुफ्तगू होंगी। मैं उनका तारफ़ कराता चलूँ। बहुत काबिल ज़िक्र, आप अपने सोशल मीडिया के ऊपर इधर उधर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप उनको देखते हैं। लाइफ कोच हैं, मेंटोरिंग करते हैं, स्पिरिचुअल हीलिंग के ऊपर बात करते हैं, डिजिटल दरवेश का नाम भी हम उनको देते हैं। मेरी मुराद जनाब ख्वाजा फरीद हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। ख्वाजा साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, आप तशरीफ़ लाए। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम। मैं अपने दूसरे मेहमान को भी शामिल गुफ्तगू करूंगा, उनको भी वेलकम करूंगा। आज की इस नशिस्त में अपना कीमती टाइम निकाल के वो भी तशरीफ़ लाए हैं। स्पिरिचुअल हीलिंग के हवाले से जिस तरह से मैंने बात की, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मेंटोर हैं, लाइफ कोच हैं, जिस तरह से वो अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस को जोड़ते हैं, मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। अभी जब हम प्रोग्राम के स्टार्ट से पहले एक चाय पे गपशप हो रही थी तो जिस तरह से उनका एक धीमा लहजा, धीमा अंदाज़ उसने यकीनन दिल में घर कर लिया। मेरी मुराद जनाब अतहर कमाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। अख्तर कमाल साहब कैसे मिजाज हैं? अल्लाह करम एहसान। सर मैं आपको भी वेलकम करता हूं, बहुत शुक्रिया आप अपना कीमती वक्त निकाल कर तशरीफ लाए। सर कहा यह जाता है कि माइंड साइंसेज एक आजकल पूरी दुनिया इसके ऊपर काम कर रही है, तो माइंड साइंसेज बेसिकली है क्या? बेसिक जानना चाहूँगा अख्तर कमाल साहब। ओके, इसको मैं बड़े मुख्तसर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली माइंड साइंस को वेस्ट में या दूसरे ममालिक में जो है मेंटल डेवलपमेंट की कहा जाता है, जिस तरीके से फिज़िकल डेवलपमेंट हम लोग कहते हैं। माइंड साइंस बेसिकली जो है दो चीज़ों पर टिकी हुई है। एक आपका जो बिलीफ सिस्टम है, जिस तरह जैसे ड्राइव हुआ जो बना, और दूसरा एनर्जीज़ है। तो मेरा जो कोर एरिया है वो एनर्जीज ट्रीटमेंट है या एनर्जीज का जो तरीका इलाज है, दैट इज़ कि माइंड साइंस। बेसिकली जिस तरह हर इंसान में BMS होता है, बॉडी माइंड, और उसके बाद सोल होता है। तो इस कोर एरिया में जो है मैं काम करता हूँ। दैट्स ग्रेट। और इसका जो टूल्स है, टेक्निक्स है, वो बेशुमार इसकी है। और इसमें यह है कि सबकॉन्शियस माइंड को जो टच किए बगैर मैं समझता हूँ कि कोई तब्दीली नहीं आ सकती। तो जिसको इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं, ओके, उस पे मेरी एक्सपर्टीज़ है और उस पे दिन रात मेरी कोशिश है कि काबिश के मैं
इसको थैंक यू। मैं ख्वाजा फरीद हुसैन साहब को भी शामिल गुफ्तगू करूँगा। ख्वाजा साहब, जिस तरह से अख्तर कमाल साहब ने बड़ा डिटेल में इंट्रो बताया कि बेसिकली जो माइंड साइंसेज है ये है क्या, आप क्या समझते हैं? आप एक इस एरा के अंदर लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं, लाइफ कोचिंग के ऊपर भी बहुत ज़्यादा आपकी खिदमात हैं। आप क्या समझते हैं कि लाइफ कोचिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरत है और बेसिकली जो माइंड साइंसेज है इसको पढ़ना कितना ज़्यादा ज़रूरी है आज की जनरेशन के लिए? सर, सबसे पहली बात तो ये कि इस वक्त जिस तरह से दुनिया के हालात हैं, वाक़यात हैं, मामलात हैं, ऐसी कंडीशन में इस सब्जेक्ट को पढ़ना हर ख़ास वाहम के लिए ज़रूरत है। ओके। उसका रीज़न ये है कि जब तक आपको अपने सेंसेस का नहीं पता चलेगा तो आप कैसे लाइफ को अपनी बेहतर कर सकते हैं। आपको जब अपनी ज़ात, अपने अंदर, अपने आप को जब आप पता चलते हैं कि आप करना क्या चाह रहे हैं, आप लाइफ कैसे मेंटेन करना चाह रहे हैं, कहाँ आपके अंदर वीकनेसेस मौजूद हैं और किस तरह से आप उन वीकनेसेस को दूर कर सकते हैं। लेट सपोज इस वक्त सबसे ज़्यादा जो लोगों के साथ प्रॉब्लम है वो डिप्रेशन का इशू है। सही। बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि वो डिप्रेस है। तो ये सारी चीज़ें जो है सर, आप माइंड सेंसेस के बिहाफ पे अपने सेंसेस को डेवलप करते हैं, अपने आप को तरतीब देते हैं बेसिकली। अच्छा, डिप्रेशन की आपने ख्वाहिश साहब बात की। डिप्रेशन तो इस वक्त देखें, कराची के हालात देखें, बल्कि पूरे पाकिस्तान के देखें, हमारा जो मुआशरती निज़ाम है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया है। मईशत के बारे में हर कोई परेशान है, रोज़गार नहीं है, लोगों को परेशानियां हैं। मौसम, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, मौसम इतना हॉट चल रहा है। साइकोलॉजिकली लोग जो है ना बहुत ज़्यादा इस वक्त स्ट्रेस में हैं। इस डिप्रेशन को, ये जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ये हमारी बॉडी के ऊपर कितना ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं जिसकी वजह से हम स्ट्रेस में चले जाते हैं? सर देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि हम पीछे से क्या सीखते हुए आ रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ऐसे में जो है वक्त के साथ साथ हर चीज़ जो है वो डिवाइड हो रही होती है, यानी कि 100% हमें मैसेज नहीं मिल रहा होता। ओके। एक सबसे बड़ा रीज़न ये है। दूसरी चीज़ ये कि अब हालात और वाक़यात ने हर इंसान को इतना प्रेशराइज कर दिया है कि वो अपने आप को भूल चुका है। उसको फिक्र होती है कि जी ज़रिया माश क्या है, उसको फिक्र होती है सुबह घर से निकलूंगा वापस कैसे आना है मुझे, उसको फिक्र ये होती है कि जी घर में मैंने किस तरह से घर को मेंटेन करना है, उसको ये फिक्र होती है कि जी मैंने बच्चों को कैसे पालना है। अब जब ये चीज़ प्रेशर बिल्ड करती चली जाएगी और हमें पता ही नहीं है कि हमने इन चीज़ों को फेस कैसे करना है, ऑब्वियसली इसके रिएक्शन जो है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं और ऑटोमेटिकली क्या, डिप्रेशन है क्या चीज़? बेसिकली डिप्रेशन नाम ही जो है उस सेंसेस का डिस्टर्ब होना है। ओके। जब आपकी सेंसेस जो है प्रॉपर आपके कंट्रोल में नहीं रहती है तो आप ऑटोमेटिकली एक ऐसे फेज में चले जाते हैं जो कहते हैं ना कि आपके कंट्रोल में ही नहीं रहता। ओके। ठीक है, वो ये चीज तो वो फिर एक्सटर्नल फैक्टर जो है ना वो आपकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे असरात छोड़ रहे होते हैं, उनका इम्प्लीमेंट होते हैं। मिसाल के तौर पर डिप्रेशन में अक्सर आप लोगों को देखेंगे एक ही सोच को बार बार सोचते रहना। सही। ये बहुत डीपली चले जाना। सबसे ज्यादा इस वक्त कॉमन जो चीज नजर आ रही है हमें वही नजर आ रही है कि लोग जो है काम तो कर रहे होते हैं, जो रूटीन लाइफ होती है उनकी, उस पर काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन सोच कहीं और होती है। मेंटली तौर पे वो सबकॉन्शियस माइंड जिसकी अख्तर साहब ने बात की थी, अख्तर साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा। सबकॉन्शियस माइंड की आपने बात की थी, खाई साहब ने भी उसी तरफ पॉइंट लेके आ गए कि सबकॉन्शियस माइंड में हम जो है ना कहीं और होते हैं। ये बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड है क्या? ओके सर, इसको बिफोर के एक्सप्लेन सबकॉन्शियस माइंड जो है 3 तरह के होते हैं, वैसे तो है 4 है, बल्कि माइंड से पहले अगर हम ब्रेन की अगर आप इजाज़त दें तो बिल्कुल बिल्कुल। ह्यूमन ब्रेन बेसिकली जिस तरीके से बॉडी पार्ट्स हमारे होते हैं, इसकी आसान सी मिसाल है कि ये एक हमारा हार्डवेयर है। ओके। ह्यूमन ब्रेन, और बड़ा इंटरेस्टिंगली 17वीं सेंचुरी तक इसको कहते थे कि इट इज़ जस्ट अ फैट्स। इसका कोई काम नहीं है, और फैट्स तो खैर वो उसकी डायमेंशन है, जो एग्जिस्टेंस है वो फैट्स ही होता है, तो वो इसकी अहमियत को नहीं मानते। वो कहते थे जी ये फैट्स है और इतना इंपॉर्टेंट इसका ऑर्गेन, गोश्त का एक लोथड़ा है जो बस रखा हुआ है। एग्जैक्टली। अच्छा, अब उसके बाद ये था कि जो जैसे मैंने मोबाइल की मिसाल दी कि वो हार्डवेयर, अगर जैसे आपके मोबाइल में एप्लीकेशन ही ना हो तो आपका मोबाइल किस काम? बिल्कुल ऐसा ही। तो जो चीज़ उसको ड्राइव करती है एक्सटर्नली उसको कहते हैं हम माइंड। तो माइंड की जो किस्में हैं, ये एक सबकॉन्शियस, तो इससे पहले कॉन्शियस माइंड, वो माइंड की जिसको हवा से खमसा, जिसको 5 बेसिक एलिमेंट जो है उसको ड्राइव करते हैं। आप सुन रहे हैं, आप खा रहे हैं, आप चख रहे हैं, आप सूंघ रहे हैं, शॉर्ट मेमोरी वाला। उसके बाद एक अनकॉन्शियस होता है, अनकॉन्शियसली जो आपके जो बॉडी पार्ट्स को, जैसे आपकी पल्स चल रही है, आपका किडनी काम कर रही है, अक्सर आप सो रहे हैं लेकिन वो काम हो रहा है। बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, ये एक पूरा भंडार है और एक पूरा स्टॉक्स है जो आपके बचपन से, यानी माँ के पेट से लेके अब तक जो भी आप चीज़ें, जब तक लाइफ है वो चलता रहेगा वो चलता रहेगा, और जितनी भी स्किल्स हैं, जितनी भी नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, वो वहाँ पर स्टोर हो रहे होते हैं। ओके, ठीक है।
अब जो ब्रेन के जैसा हम ह्यूमन ब्रेन की जैसे थोड़ा सा बात कर लें कि इसमें ये जो दो उभरे हुए जो पार्ट होते हैं ये फ्रंटल कॉर्टेक्स कहलाते हैं। ओके, और इसके ये पीछे जो फ्रंट पे हमें नजर आ रहे होते हैं जी जी, जो भी आपके उभरे हुए पार्ट्स होते हैं ये है, ये कान के पीछे होते हैं और इस जगह पे इस पे समझ लें ये ढक्कन के अंदर आपका ब्रेन, ओके, भेजा फ्राइज जिसे कहते हैं। इस फ्रंटल कॉर्टेक्स से अंदर जो चीज़ है उसको थैलामस कहते हैं। ओके, उसके बाद एक चीज़ होती है एमिगडाला। एमिगडाला इज़ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कह लें, ये सबसे आम चीज़ है जो इमोशनल ब्रेन का घर जिसे कहते हैं। ओके, तो आप कोई भी एक सिचुएशन जैसे होती है होने के बाद फ्रंटल कॉर्टेक्स थैलामस को भेजता है, हाइपोथैलामस को, कि भाई ये सिचुएशन है, इस पर रिएक्ट करना है, इस पर क्या करना है, जिसको हम लोग FFF कहते हैं कि फाइट फ्लाइट और फ्रीज जोन होता है। आपने जैसे मुझे गाली बकी, आप मेरे बॉस हैं, दिल तो मेरा ये चाह रहा है कि भाई मैं इनको मारूं, लेकिन मैं मारूंगा यूं नहीं कि मेरी जॉब चली जाएगी। सही। तो आप जो है ये उसके रिएक्शंस हैं, वो सोचता है कि मुझे इसका रिएक्ट कैसे करना है, जवाब कैसे देना। तो ये तमाम जो प्रोसेस है ये फ्रंटल कॉर्टेक्स से थैलामस के बाद जो है वो भेजेगा एमिगडाला को। एमिगडाला कहेगा कि नहीं ये फाइट छोड़ दो। कोई और दूसरा बंदा है तो आप कहेंगे कि नहीं यार इसको मारना है, कुछ नहीं इस तरीके का हुआ। सही। तो सिर्फ इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लेंगे कितने नैनो सेकेंड में कि एक चीज़ आपकी हुई और फ्रंटल कॉर्टेक्स से थैलामस में गई, हाइपोथैलेमस में गई और उसके बाद एमिगडाला ने एक्शन लिया। इतनी डिसीजन भी देके उसने सेकंड्स में वापस भेज दिया। यस। इसी तरीके से अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर जो है कुछ केमिकल रिलीज के होते हैं। वो केमिकल रिलीज होते हैं और उस केमिकल के बाद वो जो भी उसकी सिचुएशन के लिहाज से होते हैं, अगर खुशी है, कोई गम है, कोई डिप्रेशन है, कोई स्ट्रेस है, ये सारा कुछ। तो बेसिकली ब्रेन के जो हार्मोन्स होते हैं या उसका जो आप कहना चाहिए जो उसमें न्यूरॉन्स होते हैं, ये न्यूरॉन्स इसी को केमिकल ब्रेन्स को कहते हैं। ये एक ज़माने में 84 बिलियन थे। अच्छा। आज जो हम बैठे हुए हैं कि ये कंटिन्यूशन हो रही है इसकी, जो है ये चीज़ जो है रिफाइनमेंट हो रही है, रिसर्च हो रही है। आज का जो फिगर है इसका है 100 बिलियन। यानी 100 बिलियन से मुराद है कि एक न्यूरॉन्स का मीन्स के एक ब्रेन। तो आप इससे अब अंदाज़ा लगा लें कि एवरीबडी हैज़ 1000 बिलियन न्यूरॉन्स और हर न्यूरॉन्स का एक ब्रेन है। अल्लाह अकबर। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कितनी ह्यूज, कितनी अबेंडेंस अल्लाह ताला ने वो दी। और इसी को फिर आइंस्टाइन वाली वो जो हम बात करते हैं कि 2%, 3% और जीनियस और सुपर जीनियस और टैलेंटेड और मल्टी टैलेंटेड, ये चीज़ है। अब हम आते हैं सर कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की तरफ। कॉन्शियस माइंड सिंपली वही है कि जो ड्राइव कर रहे हैं, प्यास लग रही है पानी मुझे ला दें, भूख लग रही है खाना मुझे ला दें, ये स्मेल आ रही है, इसको जो है फ्रेग्रेंस होनी चाहिए वगैरह वगैरह, ये चीज़ें ड्राइव आपकी वो कर रही होती है। सबकॉन्शियस माइंड की सबसे आसान जो मिसाल है उसको समझने के लिए कि जैसे एक आइसबर्ग होता है। ठीक है। कि आइसबर्ग जो है बर्फ़ का पहाड़ है, 10% ऊपर है और 90% नीचे। ओके। तो इसकी पावर जो है बेसिकली ये है 90% इसकी पावर है और कॉन्शियस ब्रेन जो माइंड है आपकी उसकी पावर है 10%। ठीक। आप बचपन में जैसे साइकिल आपने चलानी सीखी होगी, हमने गाड़ी चलानी सीखी होगी, कार चलानी सीखी होगी, बाइक, सारे कॉन्शियसली सीखते हैं कि फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, फिर सीख लेते हैं हम। अब सीखने के बाद इस स्टेज में ना आप, ना मैं, ना फरीद भाई, हम लोग समझने कि कोई गाड़ी नहीं चला रहे, वो ऑटो पायलट पे वो चीज़ चल रही है और वो exactly, ऐसा ही होता है। ठीक है ना, वो स्किल वो है कहाँ आपकी, वो सबकॉन्शियस माइंड में। बल्कि यहाँ तक होता है कि घर से गाड़ी निकालो, जिस डेस्टिनेशन में पहुंचना वहाँ पहुंच जाते हैं, पता भी नहीं होता कहाँ कहाँ से गुजर के आ गए। ठीक है सर प्रोग्राम फिट हो गया ना। हाँ, वो डायरेक्ट उधर चलती रहती है। तो वो ये सारी चीज़ें वहाँ पर हो जाती हैं। तो जब हम मोटिवेशन की या इस तरीके की जो भी बात करते हैं तो बदकिस्मती से हमारे यहाँ यही होता है कि कोई आपने अच्छा सेमिनार देख लिया, कोई फिल्म देख ली, कोई किताब पढ़ ली, किसी अच्छी संगत में आप बैठ गए, मोटिवेटेड हो गए कि आज से मैं सिगरेट छोड़ दूंगा, आज कल से जो है ना मैंने सुबह उठ के वॉक करनी है, अपना वज़न कम करना है, सारा कुछ करना है, ये वहाँ वही ठीक है। अब क्या होता है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वहाँ तक ये बात अगर नहीं पहुँची है, उसके साथ इमोशन और आपकी फीलिंग नहीं जुड़ी है, तो वो सब चीज़ बेकार है। सुबह 5 बजे आप उठेंगे, आप कहेंगे नहीं यार कहीं मेरा मोबाइल ना छीन जाए, मैं इतनी सुबह उठूंगा मेरे पीछे कुत्ता ना लग जाए, और छोड़ो यार अभी आधा घंटा और सो जाते हैं, फिर वो आधा घंटा ज़िंदगी में कभी नहीं आता। तो सब कल नहीं होती, फिर नहीं होती। तो सबकॉन्शियस माइंड समझने के ये सब कुछ यही करा रहा है, सब कुछ इसी के अंदर सारा कुछ है। जो भी आपकी लर्निंग है, जो भी आपके बैड मेमोरीज हैं, गुड मेमोरीज हैं, इस पे काम करने की ज़रूरत है। और माइंड साइंस जो है वो इसी पिलर पे टिकी हुई है, सबकॉन्शियस माइंड पे, एनर्जी पे और आपके बिलीफ सिस्टम पे।
ख्वाजा फरीद साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। जिस तरह से बड़े डिटेल में बताया अख्तर साहब ने कि किस तरह से सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, आप क्या समझते हैं कि बेसिकली माइंड और ब्रेन ये एक ही चीज़ का नाम है या कोई इस पर डिफरेंस है? नहीं, बहुत फ़र्क है इन चीज़ों में। तो क्या फ़र्क है? हमें हमारे लिए तो एक माइंड ब्रेन, हम तो कहते हैं शायद ये एक ही है। गाय ज़िबा की तो निकाला जी, मग्ज बना दो, उसने बना दिया, हम खा गए, हम समझे यही माइंड था, यही सारा कुछ था। ब्रेन बेसिकली जो है ना, वो आपका फिजिकली तौर पे जो है सारी चीज़ों को लेके चल रहा है, जिसमें वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस और एक्शन सारी चीज़ें चल रही है। लेकिन अगर आप माइंड की बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो नज़र नहीं आती हमें, फिजिकली उनकी कोई अपीयरेंस नहीं है, लेकिन वो रिएक्ट करिए। लेट्स सपोज मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ या आप मुझसे बात कर रहे हैं, ये जो लफ्ज़ है हम अदा कर रहे हैं ये हमें नज़र नहीं आ रहे, बिल्कुल, लेकिन ट्रांसफ़र हो रहे हैं। यस, ठीक है, इसी तरह से हमारे माइंड का एक पूरा सिस्टम मौजूद है जो कि प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है और जो कि बाकायदा एनर्जी रखता है, अपना एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन रखता है, अपना एक ऑरा रखता है, बजाते खुद अपनी ज़ात में। सिर्फ माइंड की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। जहाँ तक ब्रेन का ताल्लुक है, वहाँ पे आपका स्पार्क भी हो रहा है, वहाँ पे आपकी एनर्जी भी डेवलप हो रही है, वहीं से जो सारे मामला यानी कि फिजिकली तौर पर वो सारी अपीयरेंस मौजूद है वहाँ पे। तो इस हवाले से दोनों में, इस मामले में मैं आपसे स्पिरिचुअल साइंस के बिहाफ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है? ओके। इस बिहाफ पे जो दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है, दोनों में। अच्छा ख्वाजा साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक का इशारा हो रहा है। नाज़रीन, आज हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि बेसिकली माइंड साइंसेस है क्या और माइंड साइंसेस किस तरह से काम करती है हमारी ज़िंदगी के अंदर, इसकी अहमियत कितनी है और कितनी होनी चाहिए, हम इन चीज़ों को कितना इससे लाताल्लुक़ हैं, इसके बारे में हमें पता कितना होना चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड की जहाँ बात की गई कि बहुत सारी, बल्कि 90% ऐसी चीज़ें हैं जो हम सबकॉन्शियस माइंड से कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता, रोज़मर्रा की रूटीन में होती हैं, हम सोच भी वैसा रहे होते हैं और वो चीज़ें हमारे साथ ज़िंदगी में चल रही होती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हम ये सोच के इग्नोर कर देते हैं, बल्कि ये सोच के और ज़्यादा उसके ऊपर फोकस हो जाते हैं कि यार लोग क्या कहेंगे, हमारा अपना माइंड क्या कह रहा है, हमारा अपना इसके अंदर जो है ना वो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट है, उसके ऊपर हम कम तवज्जो देते हैं। यहाँ पर चलेंगे एक छोटे से ब्रेक से लौट के आएंगे। स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद कहता हूँ। ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह से हम बात कर रहे थे, स्पेशली मैंने अपने जब इंट्रो के अंदर बात की थी कि लाइफ कोचिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, लेकिन उसके लिए कौन सी एज लाइफ की कोचिंग के लिए ज़रूरी होती है। हम अपने बच्चों को जब स्कूल में एडमिशन कराते हैं तो क्या उनकी लाइफ कोचिंग उसी दिन से स्टार्ट हो जाती है, या वो स्कूल में जाकर पहले अपनी स्कूलिंग कर रहे होते हैं और उसके बाद हम जिस तरह से कैरियर काउंसलिंग की बात कर रहे होते हैं उसके बाद इसकी शायद ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए भी मैं आज अपने तजर्बाकारों की तरफ चलूँगा। मैं चलूँगा ख्वाजा फरीद हुसैन साहब की तरफ। ख्वाजा साहब, लाइफ कोचिंग की बड़ी बात की जाती है, लाइफ कोचिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, इसकी इम्पोर्टेंस तो आज मुआशरे में देखी जा रही है, इम्पोर्टेंस की बात तो हम करना शुरू हो गए हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। किस एज से लाइफ कोचिंग होनी चाहिए, लाइफ कोचिंग का बेसिकली पर्पस क्या होता है, बच्चे की जो पर्सनैलिटी है उसको कितना हम जो है ना वो उजागर कर सकते हैं इससे? सबसे पहली बात तो ये है कि लाइफ कोचिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसकी कोई एज नहीं है। ओके, ठीक है, यहाँ पे जैसी आपके यानी कि आपकी औलाद मौजूद है तो वहाँ पे अगर आपको लगता है कि बच्चे बहुत छोटे हैं और उनको हम जो है कोच नहीं कर सकते, आप उनके पेरेंट्स को करें। ओके, आप उनकी कहते हैं जिस तरह पेरेंटिंग सर्विस होती है या आप पेरेंट्स को जो है पेरेंट कोच की कहलाता है, ठीक है, तो वहाँ पे भी ये होता है कि आप पेरेंट्स को वो गाइडेंस दें, आप वो उनको कोर्स डिज़ाइन करके दें कि जो वो अपने बच्चों के साथ डेली रूटीन में लेके चल सके। इसका इम्पैक्ट क्या आता है कि जब ग्रोइंग साइड होती है, जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो उसके साथ साथ चीज़ें भी चेंज हो रही होती है। लेट्स सपोज हम खाना खिलाना सिखाते हैं, कैसे बैठ के खाना है, आदाब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है हमारे यहाँ कि बच्चों को किस तरह से बैठ के खाना चाहिए, किस तरह से निवाला जो है ट्रेन करना चाहिए। अब मैं आपको सबसे खास बात बताऊँ इसके अंदर, सॉरी टू से बट इट्स अ फैक्ट, हमारे यहाँ नॉर्मली लोगों को ये नहीं पता कि एक निवाला कितनी जो है टाइम ट्रेन करना चाहिए हमें। ओके, आप गौर करिएगा इस बात पे, इसका इम्पैक्ट कहाँ तक आ रहा है मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, कम से कम जो एक साइंटिफिकली प्रूव किया गया है 32 टाइम्स आपको च्यूइंग करना चाहिए अपना एक निवाला। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, जब आप च्यूइंग करते हैं और फिर उसके बाद डाइजेस्ट होता है तो आप सबसे पहले लॉन्ग लाइफ होते हैं, आपका ब्रेन अच्छे से परफॉर्म कर रहा होता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत क्लियर हो जाता है। अब आप शुरू में ही अगर आपने ये आदत डाल दी है अपने बच्चों को, आप यकीन करिए कि ये आपने 50% उनकी लाइफ को सेटल कर दिया। ओके, 50%। ठीक है, वरना नॉर्मली अगर देखा जाए तो देखा जाता है कि हाँ ठीक है, बच्चा भूख लग रही है बस खिला दो इसको किसी तरीके से, टाइम हो गया है,
वो आपने जो है वो मोबाइल उनके आगे रख दिया, वो कार्टून देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, माइंड कहीं और है, Mind फिजिकली कहीं वो और है। वहाँ प्रेजेंस नहीं है, बस बिल्कुल। खाना खा रहा है बस, अच्छा, ठीक है। इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है? इसका दूसरा इम्पैक्ट क्या आ रहा है कि आप जब बच्चा कहीं और देख के फोकस करके खाना खा रहा है ना, उसका इम्पैक्ट भी नहीं आएगा। यानी कि जो आपने खाना खाया है, अब बच्चा अगर शौक से खाएगा वो लगेगा उसको जाके फौरन, ओके, ठीक है। और अगर बॉडी उसकी एक्सेप्ट कर रही होगी ना accept कर रही साथ होगी उसको। साथ में, ऐसा नहीं कि बस आप खिलाए जा रहे हो उसको, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही आप बच्चे को खिलाएंगे और उसका ध्यान होगा, पसंदीदा चीज आप बच्चों को खिला के देखिए कैसे शौक से खाते हैं, ठीक है। और आप उन बच्चों को देखिए, अच्छा मिसाल के तौर पर बहुत छोटे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बड़े फूडी टाइप होते हैं, उनको हर रोज कुछ ना कुछ चाहिए, उनका आप हेल्थ देख लीजिए, ठीक है। गुगले मुगले से और गोले बोले से अच्छे से होते हैं, ठीक है, वो गोल फेस होता है, उनका पिक हो रहे होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो समझिए कि नॉर्मल उनकी जो है वो Diet हेल्थ होती होती है, ठीक है, और वो ज्यादा रो भी रहे होते हैं, चिड़चिड़ाहट भी होती है उनमें, ध्यान भी उनका इधर उधर जा रहा होता है। आप उनको कोई काम कहे तो वो करने से मना कर देते हैं। ये कुछ वक्त के साथ साथ बता रहा हूँ मैं आपको, एज के हिसाब से। सही। यही चीज माइंड प्रोग्राम है, यही चीज माइंड सेंसेस कहलाती है, यही चीज आगे बिल्ड होके इंसान को कहते हैं ना उसकी सेंसेस को मैच्योर कर देती है। ओके, ये माइंड प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, जो हमें मिले हैं। हम मिसाल के तौर पर बैठ के पानी पीने को कहा गया 3 घूंट में, ठीक है। पानी पीने की भी एक अपनी सेंस है। आप पानी पी रहे हैं, सांस के साथ ले रहे हैं। मजहब इस्लाम में, दीन में हमें क्या सिखाया गया, अगर आप उसको फॉलो करें साइंटिफिकली, वो बहुत बहुत करीब तर है वो। साइंस तो आज प्रूव कर रही है, लेकिन वो पहले से जो है ना वो बता दिया गया। 1400 साल पहले हमें बता दिया गया कि आपने पानी कैसे पीना है। तो कहने का मकसद ये है कि आप इन चीज़ों को अगर देखें, अगर दीन के साथ साथ लेके देखें, तो माइंड साइंस हमें बेसिकली वही सब कुछ दोबारा रिपीट करवा रहा है मॉडर्नाइज तरीके से। ओके, मैं अख्तर कमाल साहब आपकी तरफ आऊँगा। अख्तर साहब, मैंने अपने इंट्रो में एक बात करने की कोशिश की थी कि इस बॉडी की सुप्रीम अथॉरिटी कौन है, दिल या दिमाग? हम दिल की सुने, दिमाग की सुने, इंसान बेसिकली करता क्या है? दिल के पीछे ज़्यादा भागता है या दिमाग से सोच के भागता है? इन दोनों में सुप्रीम अथॉरिटी कौन है, दिल या दिमाग? देखिए जी, किताब हिदायत में अल्लाह ताला ने डिफरेंट जगह कल्ब का जिक्र किया है, और कल्ब आपको पता है दिल को ही कहते हैं। और ये भी सही है कि दिल में अल्लाह ताला रहता है और सारा कुछ। अपार्ट फ्राम ऑल दिस थिंग, अगर हम एक मॉडर्न साइंस की जिस तरीके की बात करें कि 20% जो ऑक्सीजन है एवरी टाइम शुड बी इन योर दिस साइड, जहाँ आपका दिमाग है, ओके, ह्यूमन ब्रेन, और रेस्ट ऑफ द बॉडी 80% इसका होता है। और ये ज़रा सा भी ये चीज़ अगर सप्लाई कम हो जाए तो फिर मसले मसाइल होते हैं, वो आपको बताइए। फर्स्ट इंप्रेशन वाला या फर्स्ट साइट इन लव, और ये जो है इसमें दिमाग का बिल्कुल असर नहीं होता। दिल ने एक चीज़ देखी, आपको जो है जैसे कहते हैं कि यानी आँख ने देखा और दिल पे वो सारा वो हुआ। स्पिरिचुअल साइंस में जिस तरीके से फरीद साहब इसको बेहतर बताएंगे, वो कल्ब की सफाई को कहा गया है। हाथ में भी अल्लाह ताला ने जो एस्ट्रोलॉजी है, जो लोग जानते हैं, उसमें देखा होगा कि दिल की अलग लकीर होती है और दिमाग की अलग लकीर होती है। ओके, पाम में अब बिलीव करना ना करना वो मैं बहस में नहीं, एज ए इल्म में ये बात बताऊँ। बेसिकली इन दोनों का तालमेल जो है ना, वो एक चीज़ को एक प्रॉपर एक्शन में एक एग्जीक्यूट करता है। आपने बहुत दफ़ा ये सेइंग सुनी होगी, यार दिल ये कह रहा है, दिमाग ये जो है, अब दोनों एंटी साइड पे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों के जो बयानात होते हैं वो ये कहते हैं दिल ये कह रहा है लेकिन दिमाग ये कह रहा है यार ये कर लो, तो लोग मिल नहीं रही होती है उसकी। तो इन दोनों का जो तालमेल, ये जो वेव लाइन जो मिलने का जो है ना, वो जो एक्शन लेता है, एक उसकी एक अलग बात है। तो बहरहाल ये कि ये बहुत आम है इसमें, लेकिन जो सेंसेस जो है, जो सेंसरी जो आपकी साइंस है, मोटर साइंस है, जिससे आप सब कुछ वो कर रहे होते हैं, वो दिमाग ही होता है। ओके, दिल तो एक जिसे कहना चाहिए ना कि टिप इन द आई वाली बात है। एक चीज़ आपने देखी और कोई खूबसूरत खातून देखी, कोई मंजर देखा, कोई आपके साथ कोई घटना हुई है, कोई अच्छी मेमोरी, अच्छा खाना देखा, दिल ललचाया, दिमाग ने तो नहीं वहाँ सेंस किया होगा ना, दिल ने चाहा कि यार ये खाऊं। अब ये क्या होता है कि जब दिल ने चाहा कि ये मैं खाना खाऊं, तो आपके जो है वो केमिकल रिएक्शन होते हैं दिमाग में। सही। आपका सेरोटोनिन बिलखुसूस जो डोपामिन जो है ना, वो रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो मतलब दोनों एक पेज पे आ गए। हाँ, एक पेज पे आ गए उस वक्त, तो एक पेज पे आ खाना तो छोड़े, आपको जो पसंदीदा आपकी कोई फ्रेंचाइज, ये जो बर्गर वगैरह जो भी, आप इसका सिर्फ थॉट करें आपकी, बिल्कुल जाना है, आप खुद देखें अपनी बॉडी की मैकेनिज्म, क्या होगा कि वो आपका केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। तो दिमाग बेसिकली अगर इसको समझना है माइंड साइंस के अलावा भी इस ऑर्गन को,
उसमें बिल्कुल ये इलेक्ट्रिसिटी वाला हिसाब होता है। सही। और इसका इंफ्रारेड से जो इसका जो एक्सरे होता है, जब उसमें देखें उसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं, उसमें रेड कलर्स भी, तमाम बेसिक जो 4 कलर हैं वो उसमें काम कर रहे होते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ ये हो रही है, ये हो रही है। और वो केमिकल रिएक्शन ऐसा होता है कि आपके फ्रॉम टॉप टू बॉटम आपके नीचे तक जो है वो चीज़ हो रही है। कोई नेगेटिविटी में कॉर्टिसोल एबंडेंस तादाद में हो जाता है, उसको इशू हो जाता है। ओके। उसको आदमी मेंटेन नहीं करता, वो डिप्रेशन में चला जाता है। और डिप्रेशन की जो सबसे ख़तरनाक चीज़, जैसे फरीद भाई ने बताया, जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो उसको कहते हैं मास डिप्रेशन। वो मास डिप्रेशन जो हमारी ख़ास तौर से जो ये यंग जनरेशन है, इनको पता ही नहीं है कि ये इसका रीज़न है क्या। और ख़ास तौर से जो हमारी जेन एक्स, जेन वाई, जेन जी, जिस तरह आपको पता है कि 90s के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं और उसके बाद जो 2000 के बाद जो मिलीनियम बेबी हैं, इनको तो बेचारों को तो कुछ मिला ही नहीं। इनको तो पास ना कोई ज्ञान है, ना कुछ इस तरह एक्सपीरियंस है, ना कोई इस तरीके से। जब हमने अपने दौर में 20 साल किताबें लाइब्रेरी छान के एक चीज़ पढ़ते थे, उसके बाद नोट्स बनाते थे, फिर वो हमारे सब पहुँच। इनको तो एक पाम टॉप ये जो मोबाइल है उसमें टिक किया और एक पूरी नॉलेज के साथ। तो AI चैट GPT आ गया, उसमें सारे थीसिस ये वो सारे इनको तो 1 क्लिक में मिल रहे हैं। इससे क्या हुआ कि इनकी क्रिएटिविटी जो है ना, जिसको खत्म हो गई। कहते हैं कि स्ट्रीट स्मार्ट या जो दुनियावी इल्म जो है ना, उससे इनको नहीं पता। मेरे पास इस तरीके की बेशुमार कहानियाँ हैं सर। ओके। कि जिसके वर्ल्ड के अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेजेस, इवन दो अपने कंट्री कि उनको कुछ पता ही नहीं है। कुछ ऐसे हैं कि जो इस शहर में बड़े बड़े CEO हैं, लेकिन आप यकीन करें दे कैन नॉट डील विद द प्लम्बर, विद द इलेक्ट्रिशियन, विद कि उनके हाथ एकदम हो जाते हैं। मतलब किताबें तो पढ़ ली, लेकिन उसका प्रैक्टिकल जो है ना वो उनको उस तरह से नहीं पता। फरीद साहब, आपकी तरफ आऊँगा। जिस तरह से बड़े अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करने की कोशिश की अख्तर कमाल साहब ने, आप किसको सुप्रीम कहेंगे, बॉडी के दिमाग को या दिल को? सर देखिए, जहाँ तक अगर हम माइंड की बात करते हैं ना, तो जितना इस चीज़ को अभी तक प्रैक्टिकली मैंने लोगों में देखा या खुद से जाना पहचाना, इस चीज़ को ऐसा कर रहे हैं कि आसान लफ्ज़ करते हैं, बहुत कॉमन वर्ड्स में गए। माइंड जो है ना हमारा एक पूरा मैदान है खुला। ओके। ठीक है, यहाँ पे सारी वर्किंग चल रही है। यहाँ पे आपके प्रोग्राम्स मतलब सोचे डे फर्स्ट से जो कुछ आपने कंसीव किया, आपने मुआशरे से जो डेटा भी पूरा सारा इसी में वो सारा आ रहा है। ठीक है, सारी चीजें उसमें आ रही है। आपका प्रेजेंट मोमेंट भी यहीं पे मौजूद है, जैसे कॉन्शियस माइंड की बात हो रही थी। आपका सब कॉन्शियस माइंड भी यहीं पे मौजूद है, जहाँ पे सारी स्टोर हो रही है चीजें। एक और चीज है अनकॉन्शियस वर्ल्ड, सही, जहाँ पे आप अपने आप को छोड़ देते हैं, बिल्कुल आजाद छोड़ देते हैं, जिसको हम ज्ञान लफ्ज इस्तेमाल किया गया। अभी आप मेडिटेशन का बहुत लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मौजूद है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी प्रेजेंट में रहिए, अपने आप को प्रेजेंट में रखिए। तो ये वो सारी चीजें हैं जो हमारे माइंड के अंदर चल रही है। अब ऐसे में सिचुएशन क्रिएट क्या हो रही है डेली बेसिस पे। लेट्स सपोज आपने कहा कि आज मुझे 8 बजे फला साहब से मीटिंग करनी है और फिर 9 बजे फला साहब से मीटिंग करनी है। अब वो स्केड्यूल कभी कभी आपका आगे पीछे हो जाता है। ठीक है, माइंड तो सेट आपका वो हुआ था। अब ऐसे में आप अपने माइंड को क्या प्रोग्राम दे रहे हैं और दैट टाइम आपने किस तरह से चीजों को हैंडल किया है, ये सारा ब्रेन में चल रहा है। अब इसको एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो आपका हार्ट है। अच्छा, एक मजे क्या होता है आपको, हमारे दिल का भी एक दिमाग है। आपको एक खास दिल का अपना एक दिमाग है, दिल का एक अपना दिमाग है। ठीक है, जो कि बाकायदा इंटरनली तौर पे जब सामने आता है कि जब आपके माइंड में कोई सिचुएशन नहीं आ रही होती, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा होता, किसी चीज का जवाब नहीं आ रहा होता, ये अल्लाह ताला की तरफ से है। ये आप उस यानी दिल के जरिए, उस दिमाग के जरिए आप उस दुनिया में दाखिल हो रहे हो जो अनकॉन्शियस वर्ल्ड है। यानी कि अल्लाह ताला की रहमतों की तरफ चले जाना, अल्लाह ताला से जुड़ जाना, अल्लाह ताला से दुआ मांगना। दुआ कब मांगते हैं, जब हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही होती, कोई रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा होता। वरना इंसान की खास बात यह है कि जब बस चलो ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये हो जाएगा, वो अपना दिमाग चला रहा होता है मुसलसल। लेकिन दिमाग जब काम करना छोड़ता है तो फिर वो दिल की तरफ जाता है। ठीक है, जैसे ही आप दिल की तरफ गए, यानी कि कहने का मकसद क्या हुआ, आपके जो सुप्रीम, जो आपकी कमांडिंग, जो एक पूरा सिस्टम मौजूद है, वो आपका दिल है। सर, इसको थोड़ा सा और मैं बता दूं आपको। फरीद भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि दिल के अंदर भी दिमाग है। दिल के अंदर जो दिल के जो एक दिल होता है, उसके अंदर मजीज जो दिल है उसको कहते हैं हम लुब कहते हैं। ओके। और मजीज जो उसके अंदर एक दिल होता है उसको अरबी में हम कहते हैं फवाद। कुरान पाक में आप देखिएगा कि जो जिस तरीके से अल्लाह पाक ने एक तो बड़ी सिंप्लीफाई करके आउट ऑफ द जो एक ज़मानी बात कर रहा हूँ ख़ास तौर से यंग जनरेशन के लिए, कि देखिए कुरान की जो नुज़ूल है वो मक्का मदीना, मक्की आयतें हैं या
मदनी है। मक्की में क्या हुआ ये भी आपको पता है, 23 साल बाद हिजरत की फिर मदनी कि मदनी में बेसिकली जो आपके जो सोशल जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो सोशल नॉर्म्स दीन में अल्लाह ताला ने इस तरीके से बताए हैं, और मक्की में जो स्ट्रगल की और एक जनरलाइज वे में यायुल इंसान हो तमाम इंसानियत के लिए, क्योंकि इसका मौजूद इंसान है तो वो चाहे वो कोई मज़हब कास्ट कबीला मज़हब से तो हट के एक इंसानियत की बात है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला जो है या लजीना आमनू, जो ईमान वालों को उसमें अल्लाह ने बताया, और बिल्कुल जो फोकस करके जो अल्लाह ताला ने जैसे बात की कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है, जैसे ला तक़रबुज़्ज़ना या लजीना आमनू ला तक़रबुज़्ज़ना या इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तउद्दुल अमानाति इल्ला अहलिहा। सीधी बात करके अल्लाह ने फरमा दिया कि लोगों अमानतें उनके अहले अमानत तक पहुँचाओ, ला तक़रबुज़्ज़ना, ज़ना के करीब मत करो। पूरी आयत जैसे सूरह बकरा में आप जाएं और इंटरेस्ट का जो बे और रिबा का बयान है, तो वो कुफ़ार जो थे वो कहते थे कि ये तो इन्नमल बे और मिसलुल रिबा, ये जो ट्रांजैक्शन है, ये सेल परचेज, ये भी तो सूद है। वाज़े तौर से अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, सूद हराम है, कारोबार हलाल है, कारोबार हलाल है। ठीक है, अब ये फवाद लव वाली जो मैंने बात की है ना, ये वो लोग हैं कि जिस तरीके से अलहम्दुलिल्लाह शरीफ में अल्लाह ताला अच्छा साहब, मुझे दोबारा एक बार फिर ब्रेक का इशारा हो रहा है, ब्रेक से लौट के आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, आज हम जिस तरह से माइंड साइंसेस के ऊपर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और अख्तर साहब ने एक बड़ा माइंड के रिएक्शन की बात करी कि हमारी बॉडी जो है ना वो उस तरह का रिएक्ट करती है। तो ये बॉडी जिस चीज़ को सोचती है या जिस चीज़ के बारे में उससे बात की जाती है, तो वो एक तख़य्युल जो कायम होता है ना, उस तख़य्युल से पूरे जिस्म में एक रेजेस दौड़ती हैं, जिस रेजेस के ऊपर फिर बंदा जो है ना भागता है। अगर वो किसी खाने की बात की जाती है तो उसके टेस्ट को फील करना शुरू कर देता है। तो ये हमारा सारा सबकॉन्शियस माइंड कर रहा होता है। यहाँ पर एक बार फिर ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से लौट के आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह से बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू चल रही थी इंसानी बॉडी के हिसाब से, मुझे आज बड़ा मज़ा आ रहा है प्रोग्राम में, ख़ास करके स्पेशली जब मैं ये चीज़ें सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आज के जो बहुत मुअज़्ज़ज़ शख्सियात मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जब एक इंसान अपने बारे में सोचने के लिए थोड़ा सा इसमें भी सोचता है कि यार मुझे अपने बारे में पता चले, अपना कोई थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस किया जाए कि मैं हूँ कौन, मेरा इस दुनिया में आने का मकसद क्या था, और फिर अपने आप को पहचानने, रिकग्नाइज़ करना कि यार मैं कौन हूँ और मेरी बेसिकली इस दुनिया में आने की क्या क्या वजूहात हैं, मैं किस लिए इस दुनिया में आया हुआ, जिस कामों के लिए मैं अपने रोज़मर्रा की रूटीन में अपने आप को मसरूफ़ किया हुआ है, क्या मैं इसी काम के लिए दुनिया में आया था? अपने आप को पहचाना मैंने कि मैं हूँ कौन। आज इसके ऊपर भी बात करने की कोशिश करेंगे। कंफर्ट जोन से लोग नहीं निकलते हैं। कंफर्ट जोन होता क्या है? एक खौफ ज़िंदगी में जो है ना वो तारी कर लेते हैं लोग कि अगर मैं इस काम से या इस जॉब से या यहाँ से छोड़ के किसी दूसरी जगह जाऊँगा तो खुदा ना खास्ता मैं इससे भी ना चला जाऊँ। कहा यह जाता है कि एक जहाज़ के लिए सबसे ज़्यादा जो फेवरेबल सिचुएशन होती है वो एक पोर्ट होता है, एक एयरपोर्ट होता है। लेकिन क्या वो पोर्ट के लिए बना है बहरी जहाज़ जो है? क्या हवाई जहाज़ सिर्फ एयरपोर्ट पर खड़ा होने के लिए बना है? आइडियल सिचुएशन तो यही है कि वो एक पोर्ट पे खड़ा हो, बट जब तक वो ख़तरात में नहीं निकलेगा, जब तक वो गहरे समंदर में नहीं जाएगा, तब तक वो कुछ भी अचीव करके नहीं लाएगा। इसी तरह से हवाई जहाज़ की बात करते हैं तो जब वो अपने कंफर्ट जोन में रहेगा, अपने उस आइडियल सिचुएशन में अपने पोर्ट पे खड़ा रहेगा, एयरपोर्ट पे खड़ा रहेगा, तो वो कभी भी कमा के नहीं लाएगा। तो लेकिन जब वो निकलेगा, जब वो फ्लाई करेगा, तभी उसकी जो है ना वो यूटिलाइजेशन होगी। तो कंफर्ट जोन से निकलना कितना ज़रूरी है? खौफ क्या चीज़ होती है? खौफ से हम कैसे अपने आप को निकाल सकते हैं? पॉजिटिव माइंड और नेगेटिव माइंड बेसिकली किस तरह से काम कर रहे होते हैं? पॉजिटिविटी हम अपने अंदर कैसे ला सकते हैं? इसके ऊपर बात करने के लिए मैं अपने पैनल की तरफ चलूँगा। ख्वाजा फरीद साहब, आपकी तरफ आऊँगा। फियर, डर, खौफ, ये हमेशा हमारे साथ रहता है। मैं कहता हूँ कि हम लोगों ने इसको बड़ा पकड़ के पल्ले बांधा हुआ है कि खौफ कहीं मेरे से निकल ना जाए। कंफर्ट जोन इसी वजह से हम लोग अपना तोड़ नहीं पाते हैं। कंफर्ट जोन से निकलना कितना ज़रूरी है? सर देखिए, ये जो आपने फियर्स की बात की है ना, फियर्स और कंफर्ट जोन काफ़ी फ़र्क है इसमें। फियर्स वो है जो हमें आउटर वर्ल्ड यानी हमें अपने बाहर से मिलते हैं, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, किसी रिश्ते की शक्ल में हो, किसी चीज़ का खौफ हो, जॉब जाने का डर हो, रिश्ते टूटने का डर हो, कोई चीज़ टूट जाने का डर हो, कोई चीज़ खो जाने का डर हो। इस ऐसी कंडीशन में क्या होता है,
कि हम अपने आप को समेट रहे होते हैं आहिस्ता आहिस्ता, जो हमें नहीं पता चल रहा होता। हम अपने आप को साइलेंट कर लेते हैं, हम सारी एक्टिविटीज अपनी छोड़ देते हैं और एक जगह आके बैठ जाते हैं और लिमिटेड लाइफ में आ जाते हैं। ये चीज कंफर्ट जोन की एक कैफियत है, कंफर्ट जोन नहीं है ये। ओके ठीक है, ये खौफ का पैमाना है जिसने खौफ ने हमारी तमाम सेंसेस को ब्रेक कर दिया होता है, रोक दिया होता है, वो आगे वर्किंग नहीं कर रही होती है। ठीक है, एक तो ये चीज होती है। आप कंफर्ट जोन की बात कर रहे हैं, कंफर्ट जोन दूसरी वाली चीज जो क्या है, जो एक्चुअल कंफर्ट जोन है वो क्या है, हम लिमिटेड लाइफ गुजारना चाहते हैं। हम चाहते हैं आसानी, फौरन से बस खुद बैठे बैठे हो जाए। ठीक है, ये चीज अलग प्रोग्राम है। हम आप देखें इसमें हमारे मुआशरे में क्या है, हमें मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है, हमें कुछ उठ के जाके ना करना पड़े, चीजें खुद ब खुद आसानी से मिल जाए हमें। ये कंफर्ट जोन जो है ना, हमें बहुत साइलेंटली और लेकिन बहुत मीठे से हमारे दिमाग को खा रहा है, ईट कर रहा है, डैमेज कर रहा है, हमारे सेंसेस को ब्रेक कर रहा होता है। क्यों? देखिए, एक चीज है प्रैक्टिस। ठीक है, आप टूथब्रश करते हैं सुबह, डेली बेसिस पे अगर आपने टाइमिंग पे, लेट सपोज आपने फिक्स किया हुआ है सुबह 8 बजे आपको उठना है, 8:05 में आपने वॉशरूम में जाके टूथब्रश करना है। अगर ये टाइमिंग आपने फिक्स रखी हुई है, आप यकीन करिए आप अपने पूरे दिन में जितने भी काम कर रहे हो उसमें पंक्चुअल रह सकेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने इस चीज को ब्रेक कर दिया, चलो थोड़ी देर में कर लेते हैं या अभी लेटे हुए 5 मिनट बाद उठ जाएंगे, ये आपका एक अलग कंफर्ट जोन है। लेकिन जो फियर्स वाली कंफर्ट जोन की बात हो रही है, वो फियर्स जो क्या है, खौफ है जिसने आपको प्रेशर में रखा हुआ है। आप उठना चाह भी रहे होते लेकिन नहीं उठ पा रहे होते। तो दोनों चीजों में बहुत फर्क है। अब इसका सोल्यूशन की अगर हम बात करें, अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें, फियर्स को आप खत्म करते हैं अपनी जात को पहचान के, अपनी एनर्जी लेवल बढ़ा के। बेसिकली ये वाला जो फियर्स का जो कंफर्ट जोन है, ठीक है, ये आपको बेसिकली आपका एनर्जी लेवल गिराने के बाद, कम करने के बाद आता है। बाहर की एनर्जी आपको हिट करती है, आपको ब्रेन को जो है डिस्टर्ब करती है। लेट्स सपोज जैसे मैंने आपसे कहा ना कि मैं गाड़ी खरीदना चाह रहा था लेकिन मैं नहीं खरीद सका, क्यों? मेरे पैसे मुझसे छिन गए बाहर कैश ले जाते हुए। ठीक है, ये मेरा खौफ था। अब मैंने क्या किया, मैंने गाड़ी खरीदनी नहीं है, मैंने देखना नहीं है, मैंने ये नहीं करना, मैंने ये नहीं करना। ठीक है, मैंने पैसे नहीं जमा करने, दिल खराब हो गया मेरा। ठीक है, इस चीज से बाहर निकलने के लिए बजाते खुद मुझे अपना एनर्जी लेवल हाई करना होगा। जब तक मैं अपना एनर्जी लेवल हाई नहीं करूंगा तब तक ये बैरियर्स नहीं टूटेंगे जो ब्लॉक कर दिया है जिन चीजों ने मुझे। अब दूसरी साइड क्या है, जो आपकी सुस्ती, काहली, लेजीनेस, ठीक है, ये कहाँ से आ रही है? वो आपके अपने अंदर से आ रही है। ठीक है, वहां पे भी ये है कि जब तक आप अपने आप को तरतीब में नहीं लाते, इस वक्त सबसे बड़ा इशू इस वक्त दुनिया का, या जो अभी देखें आप, ये जो कोविड आया था, ठीक है, कोविड में बेसिकली हुआ यही है कि कोविड ने एक हमें ब्रेक दिया, पूरी दुनिया को ब्रेक दिया। ठीक है, लोग बैठ गए उसमें, बैटरी टेंशन में थे या जो कुछ भी था अपनी जगह, लेकिन फिर वर्किंग से तो आप गए ना, एक्सटर्नल फैक्टर ने उनके ऊपर जो है ना उसका इम्पैक्ट डाला, वो ब्रेक कर दिया। अब अचानक से एकदम से दोबारा बूस्ट हुआ है, और वो ज़रा डबल बूस्ट हुआ था जब लाइफ स्टार्ट हुई पूरी दुनिया की, दोबारा नए सिरे से उसको स्टार्ट लिया। मैं अख्तर साहब की तरफ आऊँगा। अख्तर साहब, प्रोग्राम अपने आखिरी लम्हात की तरफ है। जिस तरह से कंफर्ट जोन के ऊपर ख्वाजा फरीद साहब ने डिटेल में डिस्कशन की, फियर को उन्होंने अलग कर दिया कंफर्ट जोन से। आप क्या समझते हैं कि ये कंफर्ट जोन से निकलने के लिए हमें किस तरह के मैयज़ लेने चाहिए? कंफर्ट जोन से जब तक निकलेंगे नहीं हम बाहर, तो किसी चीज़ को अचीव कर सकते हैं? कंफर्ट जोन का खौल तोड़ना कितना ज़रूरी है? सर, कंफर्ट जोन बेसिकली में जो प्रोक्रेस्टिनेशन जो होती है, मतलब कि काम को टालना या इस तरीके से जो भी हो, अब कर लूँगा, आज कर लूँगा, ये कर लूँगा। बेसिकली माइंड साइंस की जो NLP, EFT और इस तरह के बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं कि जब ये चीज़ बिल्कुल पेनिट्रेट करके आपकी सेकंड नेचर बन जाए, और ये इंशाल्लाह इसके इलाज भी हैं और ये इससे वो दूर जाता। असल में देखें जी सर, चाहे वो कंफर्ट जोन वाली बात हो, फियर वाली हो, फोबिया वाली बात हो, या आप डिमोरलाइज हो, जो भी हो, माइंड साइंस में ना इसके डिफरेंट पहलू हैं। उसको उस तरीके से हम उसको रिप्लेस कर देते हैं उस चीज़। फेयर वास्ट टाइम पे बहुत अच्छा भी होता है, और वास्ट टाइम पे जो है, अब लेकिन ये किस तरीके से इसको लिया, फेयर ट्रांसफ़र हो जाता है फोबिया में। और फोबिया में 97 की तहकीक है कि 7,500 फोबिया हैं। क्लस्ट्रोफोबिया, ये फोबिया, बिल्ली से वो हुआ, अंधेरे से वो हुआ, फलां हुआ, ये हुआ, वो। और एवरी फोबिया या फेयर की जो पीक है वो होती है मौत। कि जी मैं मर ना जाऊँ। हर फोबिया के साथ यही होता है कि लिफ्ट बंद ना हो जाए, मैं मर जाऊँ, वो मुझे एंड तो वही है ना कि मेरी मौत ना हो जाए कहीं। हाँ, इस तरीके से।
तो ये एक बहुत बड़ा सर इसका वो है। जहाँ तक इलाज वाली बात है, इस तरह की बहुत सारी टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, लेकिन बात वही है कि अगर फेयर है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ बिलीफ सिस्टम होगा, कुछ ना कुछ कोई एक चीज़ होगी, वो आपके माइंड में होगी, सबकॉन्शियस माइंड में, उसको फिर वहाँ से रेडिकेट किया जाता है। उसके डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमारा इसका काम है। और मेरी बेतहाशा इस तरह की वीडियो है। थोड़ा सा टाइम हो तो एक रियल स्टोरी अगर टाइम बिल्कुल अपने आखिरी लम्हात में। पर एक साहब थे, उनको तकरीबन कुछ 10 साल में किसी ने कुछ कह दिया था, और वो उस फैम को लेके वो 41 ईयर्स तक गए। तो हमारी एक माइंड रीइम्प्रिंटिंग मैट्रिक्स होता है। मकसद ये होता है कि उसको हम ट्रांसपोजिशन में जाके, एपनोसिस में ले जाके उस पिक्चर को चेंज करते हैं। तो हर चीज़ का इलाज है। इवन वहम का जो सुनते थे इलाज नहीं है, ये नहीं है, ये बहुत बड़ा समंदर है, बहुत बड़ा टॉपिक है सर। तो इसके ऊपर जो है ना वो वर्किंग करने से इंसान जो है ना वो अपने बात वही है कि अपना एनालिसिस जब तक नहीं करेगा उसमें। बहुत शुक्रिया जनाब अख्तर कमाल साहब आपके कीमती वक्त का, जनाब ख्वाजा फरीद हुसैन साहब आपके कीमती वक्त का। नाजरीन, आज हमने बात करने की कोशिश की माइंड साइंसेस के ऊपर, और बेसिकली जो हमारी बॉडी है, जो मैंने पहले शुरू में अपने इंट्रो में बात की थी कि अगर हम सेल्फ एनालिसिस नहीं करेंगे, अपने आप को नहीं पढ़ेंगे, जब तक मुझे अपने आप का नहीं पता होगा कि मेरा बेसिकली इस दुनिया में आने का पर्पस, मकसद क्या था, मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो चीज़ें, जो रिएक्शंस वो छोड़ रहा है, उसको मैं किस तरह से परसीव कर रहा हूँ। हमने सुप्रीम अथॉरिटी की भी बात करने की कोशिश की कि हमारी बॉडी का सुप्रीम अथॉरिटी कौन है, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट हम कहते हैं अपने ब्रेन को, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है, प्राइम मिनिस्टर की जो जेडीज़ हैं वो शायद प्रेसिडेंट से ज़्यादा है। प्रेसिडेंट हमारे दिमाग का एक वो है जो मोहर लगा देता है कि ठीक है ये कर लीजिए, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर है, दिल जो है ना, वो जब बिल पास करके पूरी बॉडी की सिफारिशात लेके आगे बढ़ाता है तो यकीनन उसके अंदर वो अपनी भी तरजीहात शामिल कर देता है। जब तक दिल की तरफ से कोई तरजीहात शामिल नहीं होंगी, दिमाग उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। दिल जब उसको इंडोज कर देगा कि हाँ यार ये काम जो पूरी बॉडी चाह रही है, उसके साथ साथ फिर दिमाग के साथ जब दिल और दिमाग दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं, दोनों एक पेज पे आ जाते हैं, तो जो काम होता है वो फिर अच्छे के लिए होता है। जहां मैंने सेल्फ एनालिसिस करने की बात की, तो कभी आप अपने आप को ये कीजिएगा कि कहीं किसी अकेली जगह में बैठ के अपने लिए एक कप चाय का मंगवाइए और फिर अपने साथ डिस्कस कीजिएगा कि मैं हूँ कौन, आपने आज दिन तक अपने लिए क्या किया, लोगों के लिए तो ये लोग क्या कहेंगे, इसके ऊपर तो हम बहुत सारी बातें करते हैं, अपने लिए क्या किया। अपने आप को पढ़ने और लिखने और सीखने के लिए जब आप अपनी दावत करेंगे तो फिर आपको बहुत सारे सवालों का जवाब खुद से मिलेगा। मुझे बहुत उम्मीद है कि आप अपना और रियासत पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखेंगे। आज के एपिसोड से सिद्दीक सरवर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।